Hello, class 5th students. How are you all? I hope you're doing well. I am your science teacher, Sila. Today, we are going to start with your first unit, which is the classification things. And your first chapter is growing plants. So, let's get started. What's ahead? In this chapter, you will learn about reproduction from seeds, reproduction through other parts, and crops. So let's have a quick warm up first. Look at the following pictures of some fruits. Write whether each of these fruits have no seeds, one seed, few seeds and many seeds. So students यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको इन फ्रूट्स को देखना है, बताना है कि इन फ्रूट्स में कितनी सीड्स हैं। किसी में कोई भी सीड नहीं होगी, किसी में एक सीड होगी, किसी में बहुत सारी होंगी, किसी में थोड़ी सी होंगी। तो ये चीज़ आपको बतानी है। जैसे पहले हम देख सकते हैं कि हमें बेरीज दिख रही हैं, तो यहाँ पर कितनी सीड्स होंगी बेरीज में? एक ही होती है, तो यहाँ पर हम वन सीड लिख देंगे। एप्पल में फ्यू सीड्स होती हैं, छोटे छोटे कुछ सीड्स होते हैं ना उसमें, तो यहाँ पर फ्यू लिखेंगे आप। गुआवा में कोई सीड नहीं होती है। उसके बाद में पपाया में काफी सारे सीड्स होते हैं ना छोटे छोटे। तो बनाना में कोई सीड नहीं है। एंड वाटरमेलन में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। सो ये आपको करना है। अब देखिए, plants are living things. They produce more of their own kinds in different ways. Most plants produce through seeds, but some plants reproduce by their vegetative parts such as roots, leaves or stems. Let us learn about the various ways in which plants reproduce. So students, आपको पता है कि plants living things हैं, obvious सी बात है, तो वो भी reproduce करते हैं। अब उनको रिप्रोड्यूस करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट्स जिनके होते हैं उससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम वेरियस वेज देखेंगे जिसमें प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। मोस्ट प्लांट्स बेयर फ्लावर्स. Once flowers bloom, they turn brown, the petals fall off and they change into the fruits. Fruits have seeds inside them. These seeds contain a few new plants. When the seeds are sown into the soil, a new young plant starts growing. A seed consists of a baby plant inside it called the embryo. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बताया है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कोई ना कोई फ्लावर भी बेयर करते हैं। आपने देखा है ना, एक प्लांट होता है उसमें फ्लावर होता है। तो जब वो फ्लावर जो होता है वो खिल जाता है अच्छे से, उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो ब्राउन हो जाता है और ब्राउन होकर उसके सारे जितने भी पेटल्स होते हैं वो सूख कर गिर जाते हैं। उसके बाद में वो एक फ्रूट बन जाता है, और जब वो एक फ्रूट बन जाता है तो उसके अंदर एक सीड आता है। तो वो जो सीड होता है स्टूडेंट्स, सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। द एम्ब्रियो हैज टू एंड्स. वन एंड grows into the root and the other end grows into the shoot. The other covering of the seed is called a seed coat and it protects the internal part of a seed. A seed also contains a seed leaf called cotyledon. It stores food for the baby called baby plant inside. तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बारे में बताया कि एम्ब्रियो के दो एंड्स होते हैं। कौन कौन से दो एंड्स हैं? रूट्स और शूट्स। रूट्स क्या हो गई? रूट्स हम कहते हैं ना जड़, जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड के नीचे जितनी भी जड़ होती हैं उन्हें हम रूट्स कहते हैं। और ग्राउंड के ऊपर जितना भी हमें पार्ट दिखता है जो ग्राउंड के ऊपर होता है प्लांट, उसको हम शूट्स कहते हैं। तो ये दो एंड होते हैं एम्ब्रियो के। तो यहाँ पर हमने एम्ब्रियो के बारे में बात की। उसके बाद एम्ब्रियो को खाना कहाँ से मिलता है? एम्ब्रियो को खाना मिलता है जो सीड कोट होता है ना। सीड कोट किस चीज का होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन। ठीक है, कॉटिलिडन बोलते हैं उसे। उससे जो बेबी होता है, बेबी प्लांट, उसको खाना मिलता है। Some seeds like maize, wheat and rice have only one cotyledon and are called monocotyledons. Other like gram, pea and bean have two cotyledons and are called dicotyledons. तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे कि मेज है, वीट है, जो चावल और आटा ये सब जो होते हैं, इनमें एक ही कॉटिलिडन होता है जिसको हम मोनोकॉटिलिडन बोलते हैं। मोनो का मतलब सिंगल होता है, वन, तो मोनोकॉटिलिडन कहते हैं। और डाइकॉटिलिडन, डाई का मतलब दो होता है। ठीक है, तो डाइकॉटिलिडन किस किस में होते हैं? जैसे कि ग्राम हो गया, पी जो आपका मटर वगैरह होता है, बीन, इन सब चीजों में डाइकॉटिलिडन्स होते हैं। वर्ड्स टू नो, आपको यहाँ पर एक नया वर्ड जैसे जानने को मिला है, कॉटिलिडन्स। तो पार्ट ऑफ द सीड दैट कंटेन्स फूड फॉर द बेबी प्लांट।
तो ये एक सीड का पार्ट होता है जो खाना कंटेन करता है बेबी प्लांट के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सीड जर्मिनेशन, द स्मॉल प्लांट which grows from a seed is known as a seedling. The seedling gets into food from the cotyledons till it forms new green leaves. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो सीड जर्मिनेशन क्या होता है। सीड जर्मिनेशन यानी कि एक जो सीड हमने जो उगाया, ठीक है, हमने एक सीड लिया, हमने उसको डिग किया ग्राउंड को, उसमें उगाया, उसको ढक के और फिर पानी भर दिया, जो हम प्लांट जिसको हम कहते हैं ना प्लांटिंग करना। तो जर्मिनेशन का क्या मतलब है कि वो प्लांट ग्रो कैसे करेगा, हम उसको किस तरीके से उसका मतलब ग्रो करना उसको शुरू करेंगे उसको। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सीड को हम जब ग्रो करवाते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है सीडलिंग का, उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। अ सीड यूजुअली हैज टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर इट फाइंड्स द राइट कंडीशन टू ग्रो और जर्मिनेट। अ सीड विल जर्मिनेट ओनली if it gets the right amount of water, air and sunlight or warmth. A seed requires water to soften the seed coat. Water also makes Water also makes the food stored in seed leaves soluble so that it may be used by the baby plant. A seed needs air because it needs oxygen for breathing. A seed needs warmth to get active. तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जो सीड जर्मिनेशन है यानी कि जो प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। उसको एक सही वेदर कंडीशन चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है ना जो इस वेदर में उगती है। हम जैसे सब्जियां लाते हैं तो हम सब्जियां होते हैं ना कि ये वाली सब्जियां तो सर्दियों में अच्छी आती हैं, ये गर्मियों में अच्छी आती है, क्योंकि वो तब उस टाइम पे उस मंथ में उस वेदर में अच्छी उगती हैं। तो कुछ वेदर कंडीशंस होते हैं जिन पे सीड्स जो होते हैं वो रिलाई करते हैं कि उनको जर्मिनेशन का प्रोसेस कितना लगेगा और किस तरीके से वो जर्मिनेट होंगे। तो वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ऑल्सो जो सीड होती है उसको प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, प्रॉपर वाटर मिलना चाहिए, प्रॉपर एयर मिलनी चाहिए। हमें जो हम प्लांट करते हैं तो हमें पानी उतना ही डालना है, बहुत ज्यादा भी नहीं डालना, कम भी नहीं डालना। सनलाइट भी उसको प्रॉपर मिलनी चाहिए, एयर भी उसको प्रॉपर मिलनी चाहिए। और इसलिए भी एयर मिलनी चाहिए क्योंकि उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि है तो वो लिविंग थिंग ना, प्लांट है, लिविंग थिंग है, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए ब्रीद करने के लिए। तो दीज आर सम थिंग्स जो हमें मतलब एक सीड जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अब देखिए एक्टिविटी, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, इसका एम देखिए। टू स्टडी सूटेबल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। हमें यहाँ पर क्या देखना है, क्या एम है हमारा, कि हमें सूटेबल कंडीशंस को पढ़ना है, समझना है कि जर्मिनेशन के लिए क्या क्या सूटेबल कंडीशंस होती हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या जरूरत होगी। सम सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम, आपको कुछ बंगाल ग्राम की सीड्स चाहिए। 4 डिशेस, आपको 4 डिशेस चाहिए होंगे। कॉटन एंड वाटर। अब मेथड देखिए। पुट अबाउट 10 सीड्स इन ईच डिश, आपने 4 डिश लिए हैं तो उसमें सब में आपको 10-10 सीड्स डालनी है। इन द फर्स्ट डिश पुट सीड्स विदाउट वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो आपको पहले वाला जो डिश है उसमें 10 सीड्स डालनी है और उसमें कोई पानी नहीं डालना और उसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है। जो पानी जो होगा ना वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा, जो रूम टेम्परेचर होगा उतना उस पानी में आपको जो सीड्स होंगी, सीड्स को आपको बिना पानी के रखना है रूम टेम्परेचर पे। बस आपको डिश में वो सीड्स रख देनी है, उसमें कोई पानी वगैरह कुछ आपको ऐड नहीं करना। इन द सेकेंड डिश पुट सीड्स इन मॉइस्ट कॉटन एट रूम टेम्परेचर। तो सेकेंड वाले डिश में आपको क्या करना है कि जो आपने सीड्स ली है ना, तो वो आपको मॉइस्ट कॉटन मतलब कि एक कॉटन जो आपने थोड़ा सा भिगो रखा हो, थोड़ा सा मॉइस्ट हो, उसमें मॉइस्चर हो, तो उस कॉटन के अंदर डालकर आपको इन सीड्स को रखना है रूम टेम्परेचर पे। इन द थर्ड डिश कीप सीड्स कवर्ड विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर। और जो थर्ड डिश है उसको आपको, उसमें आपको क्या करना है, जो सीड्स है ना उसको आपको वाटर के अंदर डाल के रखना है रूम टेम्परेचर पे। इन द फोर्थ डिश कीप सीड्स इन मॉइस्ट कॉटन इन एन आइस बॉक्स फॉर और रेफ्रिजरेटर। और जो फोर्थ आपका डिश है उसमें जो आपका मॉइस्ट कॉटन, आपको दोबारा कॉटन को मॉइस्ट करना है, मॉइस्चराइज करना है, गीला करना है पानी से, और फिर उसमें सीड्स रख के आपको या तो उसको आइस बॉक्स में रखना है या फिर रेफ्रिजरेटर में रखना है। ऑब्जर्व आफ्टर 4 to 5 डेज, आपको 4 या 5 दिन बाद में उसको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद में आप क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या आएगी आपकी, सीड्स जर्मिनेट ओनली इन द सेकेंड डिश। अब आपने 4 डिशेस में रखा था, ठीक है, तो फर्स्ट में भी जर्मिनेट नहीं हुआ, सेकेंड में हुआ, थर्ड में और फोर्थ में भी नहीं हुआ, बिकॉज वाटर वार्मथ एंड एयर वर अवेलेबल फॉर जर्मिनेशन। क्योंकि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि
बाकी सब में वाटर नहीं था, वार्मथ और एयर, इन सब चीजों की कमी थी, लेकिन सेकंड वाला जो डिश था उसमें उसको वाटर भी मिला, वार्मथ भी मिली, एयर भी मिला, ये सारी चीजें उसके लिए अवेलेबल थी जर्मिनेट करने के लिए। तो इसीलिए सिर्फ सेकंड वाला जो हमारा बाउल था वो जर्मिनेट हुआ, बाकी सारे नहीं हुए। अब देखिए, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। Plants produce a large number of seeds. However, if all the seeds fall in the parent plant, there would only there would not be enough water and nutrients for all them to grow well. The seeds need to separate from their mother plant, grow well. As plants are fixed to the ground and cannot move from one place to another, one on their own. The nature has arranged some ways by which seeds get scattered to large distances. There are some agents in nature scatter these seeds. They are called agents of dispersal. These agents carry the seeds away from their parent plant. The process of scattering of seeds or fruits away from the mother plant is called seed dispersal. सो स्टूडेंट्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में हमने क्या समझा कि डिस्पर्सल यानी कि सीड्स को डिस्पर्स होना पड़ता है, यानी कि अलग अलग जगह पर फार अवे जाना पड़ता है मदर प्लांट के पास से, क्योंकि अगर मदर प्लांट के पास सारे सीड्स रहेंगे तो उनके लिए इनफ न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाएगी मदर प्लांट, तो इस वजह से उन सीड्स को डिस्पर्स होना पड़ता है सो दैट उनको इक्वली सबको इंडिविजुअली अलग अलग सफिशिएंट अमाउंट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिले उनको ग्रो करने के लिए। तो क्या होता है इसके लिए कि अब सीड्स जो हैं वो प्लांट के साथ में, और प्लांट तो मूव कर नहीं सकता अपने आप, तो नेचर ने कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स बना रखे हैं जिनकी वजह से जो सीड्स का डिस्पर्जल नेचुरली हो जाता है, तो उनको हम एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल कहते हैं, जिनके थ्रू ये जो डिस्पर्जल होता है ये टेक प्लेस करता है। These agents carry the seeds away from their parent plant. तो ये जो agents होते हैं ये seeds को कैरी अवे करते हैं जो पेरेंट प्लांट होता है उनमें से, और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ये जो सीड्स होती हैं स्कैटर होते हैं अलग अलग मतलब जगहों पर जाते हैं, अपने मदर प्लांट से दूर होते हैं, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल क्या होते हैं। ठीक है, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल कौन कौन से हैं। विंड, सबसे पहला हमारा जो एजेंट है वो है विंड। सीड्स आर यूजुअली स्मॉल, फ्लैट, ड्राई एंड लाइट इन वेट। तो सीड्स जो होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, पतले पतले होते हैं ना, ड्राई होते हैं और वेट में काफी लाइट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, दीज सीड्स हैव विंग्स टू फ्लोट इन द एयर एंड ड्रॉप डाउन टू ग्रो। तो जो सीड्स होते हैं इनमें विंग्स होते हैं अपने, जिनसे ये फ्लोट कर सकते हैं हवा में और ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, यानी कि गिर भी सकते हैं अपने हिसाब से। सीड्स ऑफ मेपल, डेंडिलियन, कॉटन एक्सेट्रा आर इजीली कैरीड अवे बाय द विंड। तो जो सीड्स होते हैं जैसे कि कॉटन के सीड्स, मेपल के सीड्स यानी कि, और डैंडेलियन के सीड्स। डैंडेलियन आपने देखा होगा, एक ऐसा प्लांट होता है, आपने देखा जरूर होगा, शायद आपको समझ ना आए। एक ऐसा प्लांट जिसमें बहुत सारे छोटे 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 सीड्स होते हैं उसके ऊपर, तो जैसे ही हवा चलती है ना तो वो सारे के सारे सीड्स उड़ने लग जाते हैं। आप डैंडेलियन सर्च करेंगे ना आपको मिल जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्लांट है ये। तो उस ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो बहुत छोटे से, ड्राई, फ्लैट होते हैं, लाइट होते हैं बहुत वेट में, तो विंड के थ्रू ही डिस्पर्स हो जाते हैं अलग अलग प्लेसेस पे, और फिर जिस प्लेस पे वो गिरते हैं वहां पे फिर नया प्लांट उगना शुरू हो जाता है। तो ये एक एजेंट है विंड जो डिस्पर्स होने में सीड्स के लिए हेल्प करता है। अब नेक्स्ट जो एजेंट है हमारा वो है वाटर। सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग नियर वाटर गेट डिस्पर्स्ड बाय वाटर, एग्जांपल लोटस एंड कोकोनट। तो ऐसे सीड्स जो प्लांट के पास में ग्रो, जो वाटर के पास में ग्रो करते हो, वो अपने आप वाटर के थ्रू फ्लोट होके इधर उधर डिस्पर्स होते हैं, और उनसे अपना उनका जो ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है, ग्रो करने का प्रोसेस है, वो होता है। इस तरीके के कौन कौन से प्लांट्स हैं, जैसे कि लोटस है, कोकोनट है, यहाँ पे मैं डायग्राम में दिया है ना। द लोटस हैज अ स्पॉन्जी एंड लाइट फ्रूट, इट फ्लोट्स फार अवे डिस्पर्सिंग इट्स सीड्स ऑन द वे। तो जो लोटस होता है उसका एक छोटा सा एक फ्रूट होता है, तो फ्रूट जो होता है ना वो फ्लोट करता हुआ पानी के थ्रू जाता है, और जब जब जैसे जैसे वो फ्लोट करता है अपने वे में, अपने रास्ते में, तो अपने सीड्स इधर उधर डिस्पर्स करता रहता है। तो ये एक तरीका है लोटस का। कोकोनट हैज थिक फाइबरस कोट टू हेल्प इट टू फ्लोट अवे, फार अवे।
तो यहाँ पर जो कोकोनट होता है उसमें एक फाइब्रस थिक कोट होता है जो हेल्प करता है उसको फ्लोट करने में फार अवे। तो दीज आर सम प्लांट्स जो वाटर के थ्रू अपने सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। उसके बाद एनिमल्स, एनिमल्स हमारा थर्ड एजेंट है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के लिए। बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। तो क्या होता है कि बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो फ्रूट्स खाते हैं, राइट? तो अपने जो सीड्स खाते हैं उनको ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं। सम सीड्स हैव हुक्स और स्पाइंस। तो क्या होता है कि कुछ सीड्स होते हैं जिनमें हुक्स होते हैं या कुछ स्पाइंस होते हैं, ठीक है। दे गेट स्टक टू द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरीड अवे अवे। तो क्या होता है कि वो सीड्स इधर उधर उन्होंने फेंक दिए, उनमें हुक्स हो गए, स्पाइंस हो गए। तो वो क्या होता है ना कि एनिमल्स की स्किन पे, उनकी स्किन होती है ना, हेरी हेरी सी स्किन होती है उनकी, तो उनकी स्किन पे स्टक हो जाते हैं वो सीड्स। और फिर जैसे जैसे एनिमल्स मूव करते हैं इधर उधर, उसी तरीके से वो सीड्स भी इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं। सीड्स ऑफ कैस्टर, बर्डॉक एंड मिमोसा प्लांट हैव हुक्स, स्पाइंस और ग्लू। तो जो सीड्स हैं जैसे कि कैस्टर के सीड्स हुए, बर्डॉक के, मिमोसा के प्लांट के, इनके जो सीड्स होते हैं उनमें हुक होते हैं और स्पाइंस होते हैं और ग्लू भी होते हैं। मिमोसा आपको पता होगा प्लांट, जिसको हम छुई मुई भी कहते हैं ना, जिसको हम टच करते हैं तो एकदम ऐसे क्लोज हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ओपन हो जाएगा, फिर हम उसे टच करेंगे फिर क्लोज हो जाएगा, किसी कांटेक्ट में आने से वो क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं ये, इनमें हुक्स और स्पाइंस और ग्लू होता है। They cling to the fur of animal, wings or birds of clothes, birds or clothes of human beings are reach far off places। तो क्या होता है कि इस तरीके के जो सीड्स होते हैं वो या तो किसी एनिमल के फर पे स्टिक हो जाएंगे या किसी बर्ड के विंग पे होंगे, या कभी कभी किसी एनिमल ह्यूमन क्लोथ के ऊपर, हमारे किसी कपड़े के ऊपर भी कोई सीड हो, हमें नहीं पता हो, तो वो इधर उधर फार अवे प्लेसेस में चला गया, तो इस तरीके से वो सीड्स डिस्पर्स होते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्पर्जल बाय एनिमल्स में क्या दिखाया गया है कि स्पाइंस, जो ये स्पेयर ग्रास है ना इसमें स्पाइंस होते हैं। इसी तरीके से टाइगर नेल सीड जो होता है इसमें हुक्स होते हैं, ये बताया है, ठीक है। एक्सप्लोजन, अब हमारा जो नेक्स्ट एजेंट है वो एक्सप्लोजन है। सम फ्रूट्स लाइक पीस एंड लेडी फिंगर बर्स्ट और एक्सप्लोड व्हेन ड्राई। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे सीड्स, जैसे कि कुछ ऐसे फ्रूट्स जैसे पीस हो गया, मटर हैं आपके, या फिर ये जो भिंडी है ना, लेडी फिंगर, तो पी सीड्स और पीस सीड जैसे करके ये जो वाटरमेलन, लेडी फिंगर सीड, ये सब दिया गया है ना डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सीड्स होते हैं ये अपने आप एक्सप्लोड हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं जब ये ड्राई हो जाते हैं। व्हेन द पॉट बर्स्ट ओपन, द एक्सप्लोजन हेल्प्स द सीड्स टू कम आउट एंड फार अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट। तो क्या होता है जब ये एक्सप्लोड होते हैं तो इनके जो सीड्स होते हैं इधर उधर, जो इनके मटर होते हैं, ये इधर उधर फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, और उससे ये मदर प्लांट जो होता है इनका, इससे डिस्पर्स होकर दूर चले जाते हैं। तो ये कुछ हमारे एजेंट्स थे जो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में हमारी हेल्प करते हैं नेचुरल वे में। रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स, अब हम पढ़ेंगे कि अदर पार्ट्स से रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। रूट, स्टेम, लीफ आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स of the plant. In many plants, the stem, leaves, roots, and spores can give rise to new plants. It is the simplest method of reproduction. तो क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स जिनमें रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, तो उनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं किसी प्लांट के, राइट? तो ये जो वेजिटेटिव प्लांट्स होते हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, लीव्स हैं आपके, रूट्स हो गए, स्पोर्स हैं, ये राइज करते हैं नए प्लांट्स को, और ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है रिप्रोडक्शन का। अब इसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उनके थ्रू किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा वो देखेंगे। सबसे पहले क्या है, थ्रू रूट्स। रूट्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होगा प्लांट्स में, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, डहलिया एक्सेट्रा प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर swollen एंड tuberous due to the storage of food. When these fruits are planted in soil, new plants grow out of them. तो यहाँ पर आपको देखा है ना, स्वीट पोटैटो दिया गया है इमेज में। तो क्या होता है कि इस तरीके के जो स्वीट पोटैटो या फिर जो डालिया, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इनमें रूट्स होते हैं, राइट? ये रूट्स के अंदर उगते हैं ना, ये बाहर तो उगते नहीं, रूट्स यानी ग्राउंड के अंदर उगते हैं। तो इनके जो रूट्स होते हैं वो काफी स्वोलन और ट्यूबरस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फूड स्टोरेज होता है। तो जब ये अंदर ग्रो करते हैं तो इनमें न्यू प्लांट्स ग्रो करने शुरू हो जाते हैं इसके सॉइल में, इसके साथ साथ इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए, थ्रू स्टेम्स। स्टेम्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होगा। प्लांट्स लाइक रोज, मिंट, हाइबिस्कस, शुगर केन एक्सेट्रा कैन ग्रो बाय देयर स्टेम्स। तो ऐसे प्लांट्स जैसे कि रोज है, मिंट है, हाइबिस्कस है,
शुगर केन है, जो गन्ना जिसे हम कहते हैं, हाइबिस्कस किसे कहते हैं, गुड़हल का फूल जो होता है, मिंट क्या हो गया, पुदीना, रोज तो आपको पता ही है, गुलाब। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये अपनी स्टेम के थ्रू ग्रो करते हैं। स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स बेयर बर्ड्स, और इनकी जो स्टेम्स होती हैं इनमें बर्ड्स उगते हैं, यानी कि कलियां जिन्हें हम कहते हैं ना, वो उगती हैं। व्हेन दीज स्टेम्स आर प्लांटेड इनटू द सॉइल, न्यू प्लांट्स ग्रो। जब हम इन स्टेम्स को सॉइल में ग्रो करते हैं, प्लांट करते हैं, तो इनसे नए प्लांट्स उगना शुरू होते हैं। इन शुगर कैन, स्टेम्स आर कट इनटू स्मॉल पीसेस, और जो शुगर केन होता है उसमें जो स्टेम्स होते हैं वो स्मॉल पीसेस में कट होता है। स्टेम्स कटिंग इन शुगर केन, यहाँ पर एक दे रखा है ना आपको डायग्राम, कि स्टेम है पूरी, इसमें कट्स लगे हुए हैं ना बीच बीच में, तो ये ऐसा होता है। सोन इन ग्राउंड, इसको हम जब ग्राउंड में सो करते हैं फिर ये कैसे यहाँ पर से उगने लग जाता है ना, ये शुरू हो गया न्यू प्लांट ऑफ शुगर केन, और यहाँ से फिर नया प्लांट शुगर केन का उगने लग जाता है। तो इस तरीके से गन्ने गन्ने जो होते हैं, शुगर केन जो होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होता है। आपको एग्जाम्पल दिया पिक्चर के थ्रू। दीज पीसेस आर कॉल्ड स्टेम कटिंग। तो ये जो पीसेस होते हैं शुगर केन के, इनको स्टेम कटिंग कहते हैं। अब देखिए, potato and ginger are usually are actually underground stems. They have eyes on them. Each eye can grow to become a bud. When buds are planted in the soil, they grow to become new plants. तो आपने देखी जहां पर, जैसे आपको इमेज में भी दे रखा है, जिंजर दिया है, उस पर एक प्लांट उग रहा है, पोटैटो है, उस पर भी एक प्लांट उग रहा है। तो क्या होता है, आपने घरों में भी देखा होगा आपके, जैसे अगर मान लो घर पे आलू रखे हैं, बहुत दिनों से रखे हैं, तो उनमें धीरे धीरे आईज जैसी बनना शुरू हो जाती हैं। आईज यानी कि उनके छोटे छोटे बर्ड्स, कलियां जैसी निकलने लगती हैं। तो उनसे क्या होता है, वो नया प्लांट उगना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसको सॉइल में सो कर देंगे ना, हम इसको उगा देंगे, तो इससे नया प्लांट वहां पर उगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। थ्रू लीव्स, अब लीव्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होगा हम वो देखेंगे। द ब्रायोफिलियम प्लांट कैन ग्रो इनटू मेनी न्यू प्लांट्स फ्रॉम इट्स लीव्स। तो ये ब्रायोफिलियम प्लांट जो होता है, ये जो आपको यहाँ पर इमेज भी दी गई है, इसकी जो लीव्स होती हैं इनसे बहुत सारे प्लांट्स उग सकते हैं। इट हैज थिक एंड फ्लेशी लीव्स, इसकी जो लीव्स होती हैं वो काफी थिक और फ्लेशी होती हैं। यंग बर्ड्स अराइज अलोंग द एजेस ऑफ ब्रायोफिलियम लीव्स। तो ये जो नई नई बर्ड्स होती है ना, ये उगती हैं एज पे। एज यानी कि किनारा जो होता है ना, उस पे लीफ के किनारे पे छोटी छोटी एग्स उगती, एजेस मतलब ये बर्ड्स उगते हैं। और फिर ये जो बर्ड्स होते हैं ये ड्रॉप डाउन यानी कि नीचे गिर जाते हैं ऑन द ग्राउंड। ही स्टार्ट ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट्स, और फिर जब वो नीचे ग्राउंड पे गिरते हैं तो उनसे फिर नए प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। फिर देखिए, फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्स से किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा। द प्लांट्स विच डू नॉट हैव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल मशरूम, फर्न एंड मोसेस, डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मशरूम है, फर्न है, फर्न का देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया गया है ना फर्न प्लांट का, ये मोसेस। तो ये कुछ ऐसे पार्ट प्लांट्स हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता, लेकिन ये प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनमें टाइनी स्पोर्स होते हैं, इनमें कोई फ्लावर भी नहीं होता, कुछ नहीं होता रिप्रोडक्शन के लिए। तो इनमें क्या प्रोड्यूस प्रोड्यूस होता है, टाइनी स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट ग्रो ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स। तो इनकी जो लीव्स होती है ना, उनके अंदर की तरफ में स्पोर्स उगने शुरू होते हैं। व्हेन द स्पोर्स फॉल टू द ग्राउंड, ईच ऑफ दीज स्पोर्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और जैसे ही इनके स्पोर्स नीचे ग्राउंड पर गिरते हैं, फिर उससे नए प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्पोर्स से रिप्रोडक्शन होता है। वर्ड टू नो, आपने एक नया वर्ड देखा, क्या देखा, बर्ड। अ स्मॉल हम्प ऑन द प्लांट पार्ट फ्रॉम विच न्यू शूट, लीफ, फ्लावर्स और न्यू प्लांट कैन ग्रो। बर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया कली जैसे कहते हैं। तो किसी प्लांट पे स्टेम पे अगर एक कली उग जाती है तो उससे क्या क्या उग सकता है, कोई शूट, शूट मैंने बताया था ना, ग्राउंड के ऊपर जितना भी पार्ट होता है, स्टेम एंड फ्लावर प्लांट जो भी होता है वो पूरा पार्ट शूट होता है, तो उससे वो उगता है। लीफ उगेगी, फ्लावर उग सकता है, नया प्लांट भी उग सकता है बर्ड के थ्रू। ट्राई आउट, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें आपको खुद को ट्राई आउट करना है। क्या क्या क्वेश्चंस है। व्हाट इज एक्सप्लोजन, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। नेम अ प्लांट दैट ग्रोज बाय स्टेम कटिंग, आपको प्लांट बताना है जो स्टेम कटिंग से ग्रो होता है। नेम अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस बाय लीव, रिप्रोड्यूसेस बाय लीव, लीव्स के थ्रू कौन सा प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। तो ये सारी चीजें अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं, तो इन्हें आप खुद ट्राई आउट करेंगे इन क्वेश्चंस को। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। Plants that are grown in large quantities to provide food and other useful substances are called crops. These this practice of growing large quantities of plants for food and other purposes is called agriculture.
तो क्रॉप्स क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रॉप्स का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लांट जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में हमने ग्रो किया हो, जो हमें फूड प्रोवाइड करता हो या अदर यूजफुल सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता हो, उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। और जो हम ये प्रैक्टिस होती है जिसको हम बहुत सारे मतलब क्रॉप्स को उगाते हैं, उस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है, जैसे कि हमने बहुत सारे अमाउंट में एक क्रॉप उगाया। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स भी तरह तरीके की होती हैं, यानी कि एग्रीकल्चर अलग अलग तरीके की क्रॉप्स में उगाया जाता है। जैसे कि फूड क्रॉप्स सच एज राइस, मेज एंड व्हीट। फूड क्रॉप्स होते हैं, फूड क्रॉप्स यानी कि ऐसे क्रॉप्स जिनसे हमें फूड मिलता हो, जैसे राइस हो गया आपका, मेज है, व्हीट है, इनसे हमें फूड मिल रहा है ना, तो ये फूड क्रॉप्स होते हैं। उसके बाद है फाइबर क्रॉप्स सच एज कॉटन, जूट एंड हेम्प। फाइबर क्रॉप्स क्या हो गए? कॉटन हुआ, जूट है, हेम्प है, ये जो क्रॉप्स होते हैं ये फाइबर होते हैं। फाइबर यानी कि कपड़ा, जिनसे कॉटन का कपड़ा हम कहते हैं ना, जूट का कपड़ा, तो ये फाइबर क्रॉप्स होते हैं। ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स सच एज पीनट, मस्टर्ड एंड लिंसीड। तो ऐसे क्रॉप्स भी होते हैं जिनमें ऑयल जिनसे प्रोड्यूस होता है। किन किन से ऑयल प्रोड्यूस होता है? जैसे कि पीनट हो गया, मस्टर्ड है, लिंसिड है, तो इन लिंसीड्स हैं, तो इनसे ऑयल प्रोड्यूस होता है। टू ग्रो प्रॉपरली ऑल क्रॉप्स रिक्वायर्ड सनलाइट, वाटर, एयर एंड फर्टाइल सॉइल। तो इन क्रॉप्स को अच्छी तरह उगने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? सनलाइट जरूरी है, वाटर जरूरी है, एयर भी जरूरी है, और फर्टाइल सॉइल यानी कि एक उपजाऊ जो जमीन होती है, वहां हम हर किसी जमीन पे खेती नहीं कर सकते ना, हम उन्हीं चीजों की वहां पर खेती करेंगे जहां पर उनकी सॉइल उनको अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करेगी। Some crops, however, may require one of these in a greater or lesser amount. तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में या फिर ग्रेटर अमाउंट में भी रिक्वायर हो सकती हैं। सो दे आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन एंड इन डिफरेंट एरियाज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको अलग अलग तरीके का एनवायरमेंट, अलग अलग तरीके का वेदर या अलग तरीके का सॉइल चाहिए उनको ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कॉटन जो है वो रेनी सीजन में या सर्दी में ऐसे मतलब इतना ग्रो नहीं होगा, वो गर्मी में ज्यादा अच्छे से ग्रो होगा। तो कुछ ऐसे अलग अलग क्रॉप्स होते हैं जिनको अलग वेदर कंडीशन चाहिए, अलग सॉइल चाहिए, अलग सीजन चाहिए उनको ग्रो करने के लिए अच्छे से। क्रॉप्स दैट ग्रो इन द विंटर आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। तो ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? राबी क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। दे आर हार्वेस्टेड इन मार्च। उनको हम मार्च में हार्वेस्ट करते हैं। wheat, gram, cabbage and cauliflower are some examples of rabi crops। तो राबी क्रॉप्स के क्या क्या एग्जाम्पल हुए? जैसे कि व्हीट है, गेहूं जिसे हम कहते हैं, ग्राम, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, ये जो कुछ क्रॉप्स मैंने अभी बताया आपको, ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके? रबी क्रॉप के, जो विंटर सीजन के में ग्रो होते हैं और इन्हें हम मार्च में हार्वेस्ट करते हैं। क्रॉप्स दैट ग्रो इन द समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। और ऐसे क्रॉप्स जो गर्मियों में ग्रो करते हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। दे आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मॉनसून सीजन। और उन्हें हम कब हार्वेस्ट करते हैं? मॉनसून सीजन के एंड में। राइस, मेज, ब्रिंजल एंड पम्पकिन आर सम एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। और खरीफ क्रॉप्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे कि राइस है, चावल, मेज है, ब्रिंजल, पम्पकिन, ये जो कुछ क्रॉप्स हैं ये एग्जांपल्स हैं खरीफ क्रॉप्स के। अब देखिए स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की कुछ स्टेजेस होती हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे। द फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड टू गेट अ गुड यील्ड फॉर अ गुड हेल्दी क्रॉप्स। द वेरियस स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर बताया कि जो फार्मर है वो काफी मेहनत करता है एक अच्छी क्रॉप उगाने के लिए, एक हेल्दी क्रॉप उगाने के लिए। तो क्या क्या मेन स्टेजेस होती हैं एक हेल्दी अच्छी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, आइए देखते हैं। सबसे पहली स्टेज क्या है? प्लोइंग द फील्ड। फील्ड को प्लो करते हैं, यानी कि जो फील्ड होती है, जो पूरा ग्राउंड होता है जिसपे हम वेजिटेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसको प्लो करने यानी कि उसको पहले हम अच्छे से खोदते हैं, उसकी दोबारा खुदाई होती है। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या है? एडिंग मैन्योर। मैन्योर यानी कि खाद, जिसको हम बोलते हैं ना, कि जब हमने खोद दी जमीन को, ये प्लो कर दिया, उसके बाद में हम मैन्योर डालते हैं, यानी कि खाद डालते हैं, सो दैट हमारी जो फसल है, जो हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप है, वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है? सोइंग द सीड्स, यानी कि बीज बोना जैसे हम कहते हैं ना, हम जिस भी क्रॉप को उगाना चाहते हैं उसके बीज को हम सो करते हैं। चौथा हमारा स्टेज क्या आता है?
इरिगेटिंग द फील्ड, इरिगेटिंग का क्या मतलब है कि फील्ड में फिर हम पानी छोड़ते हैं सो दैट वो जो सीड है जो हमने सो किया है उसमें पानी जाए अच्छे से, तो इरिगेशन उसको कहते हैं। उसके बाद में स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो फिर उसके बाद में हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स का जो फर्टिलाइजर्स के लिए होते हैं, यानी कि फर्टाइल बनाने के लिए जमीन को, कि बहुत अच्छे से हमारी जो भी हम क्रॉप है उसको उगा सकें, उसको अच्छे से फर्टिल पेस्टिसाइड्स मिले उसको फर्टाइल होने के लिए, उनको खाना मिले सो दैट वो ग्रो कर सके। और फिर जब अच्छे से हमारी फसल जो है, हमारी जो क्रॉप है वो ग्रो हो जाती है, उसके बाद में करते हैं हम हार्वेस्टिंग, जो लास्ट 6 स्टेज है हमारा हार्वेस्टिंग। जब हमारी पूरी जो फसल है वो बन चुकी है, जो क्रॉप है वो पूरा ग्रो हो चुका है, तो हार्वेस्टिंग यानी कि हम उसे कट करते हैं और फिर उसको निकालते हैं अलग से, तो ये हार्वेस्टिंग होता है। तो ये हमारे स्टेजेस है ऑफ एग्रीकल्चर। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स, तो हम क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और स्टोरेज सीड्स का किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स अगेंस्ट, हमें हमारे क्रॉप्स को किन चीजों से प्रोटेक्ट करना होता है? ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक क्रो एंड गोट्स, तो हमें हमारे जो ये क्या बोलते हैं क्रॉप्स होती हैं इनको प्रोटेक्ट करना होता है किनसे? एनिमल्स से। ग्रेजिंग यानी कि कुछ एनिमल्स होते हैं ना जो चरने आते हैं, जो भी उनको खाना मिलता है वो, जैसे कि काव हो गए, काउज हो गए, गोट्स हो गए, गाय वगैरह, ये बकरी हो गए, तो ये ग्रेज करते हैं, इनको चरना होता है, तो ये हमारे क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, तो हमें इनसे हमारी क्रॉप को बचाना होता है। पेस्ट सच एज लोकस्ट, ग्रास हॉपर्स एंड कैटरपिलर्स, तो ऐसे जो पेस्ट्स होते हैं यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जैसे कि लॉबस्टर्स हो गए, ग्रास हॉपर्स हो गए, कैटरपिलर्स हो गए, उनसे हमें प्रोटेक्ट करना होता है हमारी क्रॉप को, क्योंकि वो हमारी क्रॉप को खा जाते हैं और खराब कर देते हैं। डिफरेंट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस, और काफी सारे इन्फेक्शंस और डिजीजेस से भी हमें हमारी क्रॉप को बचाना होता है सो दैट हमारी क्रॉप खराब ना हो। बिगर एनिमल्स कैन बी केप्ट अवे बाय प्रॉपर फेंसिंग, और जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनको हम दूर रख सकते हैं अगर हम अच्छे से फेंसिंग यानी कि हम फेंसिंग मतलब पूरी बना दें अगर आसपास, तो बड़े जो एनिमल्स है वो नहीं आएंगे। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर, और जब हार्वेस्टिंग हो जाती है पूरी, तो जो ग्रेन्स होते हैं यानी कि जो हमने क्रॉप थी, जो ग्रेन्स हमें मिले, उसको हमें अलग रखना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है कि वो गीले ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए ऐसे। और हमें प्रोटेक्शन के लिए हम कहते हैं ना, हमने आपने देखा होगा स्केयर क्रो भी लगाते हैं बहुत सारे लोग अपनी फसल में, जिसको एक कहते हैं ना कि एक पुतला जैसा बना के खड़ा कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे जो क्रोज वगैरह होते हैं वो भी आके आपकी फसल को, क्रॉप को खराब नहीं करते। दे हैव टू बी केप्ट सेफ फ्रॉम रैट्स, मोल्स, बर्ड्स, स्क्वेरल्स एंड इंसेक्ट्स, जैसे कि अभी बताया ना मैंने क्रोज वाली बात बर्ड्स में, तो जो बर्ड्स हो गए, स्क्वेरल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रैट्स हो गए, मोल्स, इन सब से भी हमें सेफ रखना होता है हमारे ग्रेन्स को, क्योंकि हमने अब ग्रेन एक जगह रख दिया, वहां पे ये सारी चीजें आके ग्रेन खा सकते हैं। So they must be stored in airlight and sealed containers, एयरटाइट एंड सील्ड कंटेनर्स, तो इन चीजों को, ये जो ग्रेन्स है इनको एयरटाइट जगहों पर और सील्ड कंटेनर्स जो होते हैं उनके अंदर रखना होता है सो दैट ये गीले ना हो, इनमें मॉइस्चर ना आए और इनको एनिमल्स, रैट्स, बर्ड्स ये सब ना खाएं। अब ट्राई आउट, यहाँ पर आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इनको आपको खुद ट्राई आउट करना है। अब देखिए स्क्रैच योर माइंड, यहाँ पर सीड्स दिए गए हैं। सीड्स क्या होता है? गेट सेपरेटेड बाय, तो गेट सेपरेट यानी कि वो अलग अलग सेपरेट होते हैं, और पार्ट्स जो होते हैं सीड्स के वो भी बताए गए हैं। सीड्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, हिलियम होता है। और सीड्स को ये डिस्पर्स कैसे करते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या है सीड को डिस्पर्स करने वाले? वाटर है, विंड है, एनिमल है। और वाटर को हम क्या क्या डिस्पर्स करता है? जैसे कि कोकोनट हो गया, लोटस हो गया, इस तरीके से। इंटरनल फैक्टर्स क्या हुए डिस्पर्स करने के? एक्सप्लोजन हो गया, पीस जैसे कि एग्जांपल हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का देखिए क्या क्या उसके स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला क्या होता है हमारा? फ्लोइंग, फ्लोइंग के बारे में क्या होता है कि उसे हम खोदते हैं। फिर है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो हम खाद डालते हैं ना वो। उसके बाद में सोइंग, जो हम बीज बोते हैं उसको। इरिगेशन, जो हम पानी वगैरह छोड़ते हैं अपनी फसल में वो।
स्प्रेइंग, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का जो स्प्रे करते हैं वो, और फिर हार्वेस्टिंग, लास्ट में जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं अपनी जो भी हमने क्रॉप उगाई होती है, जब वो उग जाती है उसको अलग करना काट के, और स्टोरिंग, यानी कि उनको अच्छे से स्टोर करके रखना जिससे वो गीले ना हो, उनमें मॉइस्चर ना आए, उनको कोई और एनिमल खा ना जाए, तो उनको ढंग से स्टोर करना होता है। और एग्रीकल्चर क्या होते हैं, ग्रो इन फील्ड्स, यानी कि वो फील्ड्स में ग्रो करती है। और ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या क्या होते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं और क्रॉप्स होती हैं। ये प्लांट्स के पार्ट्स हुए। और क्रॉप्स किन किन तरीके की होती हैं, राबी क्रॉप्स होती हैं जो सर्दियों के टाइम पे उगाई जाती हैं, और खरीफ क्रॉप्स होती हैं जो गर्मियों के टाइम उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक फ्लो चार्ट जैसा हमने समझा। थिंग्स यू नो। अब यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको खुद ट्राई आउट करने हैं, इनको आप अपने आप करेंगे। सो वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।